डिमांड है और हमें कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस की हम बात करें तो जो 2021 में आए हुए थे, जैसे वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेकंड है उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। थर्ड है औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी जिसने लोगों के जीने के ढंग को परिवर्तित कर दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इनोवेशंस के बहुत स्कोप हैं, आपको अपने व्यू लिखने का स्कोप है, और ऐसे क्वेश्चन में आप जितना बेहतर इनोवेशन और प्रेजेंटेशन देते हैं उतने अच्छे अंक मिलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। क्या आप सहमत हैं कि शहरीकरण और मलिन बस्तियां अपृथककरणीय है? व्याख्या कीजिए। ये देखिए इनोवेशंस के बहुत स्कोप हैं। तो आपके लगभग 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन के आसपास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर सिर्फ कंटेंट, जो रटे रटाए कंटेंट होते हैं उससे इतर जाके आपको अपने व्यूज़ लिखने, आपको बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर लिंकअप वहाँ पर प्रेजेंट करने का मौका होता है और ऐसे में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। आज हम इन सारी चीज़ों को एक मॉडल आंसर के माध्यम से देखेंगे। चलते हैं आगे, सीधे आंसर पे चलते हैं। सबसे पहले हम इसी प्रश्न को लेंगे। औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। टिप्पणी कीजिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बताना होगा कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। वो तो सभी को पता है, 2 लाइन में आप इसको बताएंगे इंट्रो के माध्यम से ताकि आप आगे इस क्वेश्चन को डील कर सकें। तो हम आगे बढ़ेंगे इसको बताते हुए। एक फ्रेम के माध्यम से आप औद्योगिक क्रांति को बता सकते हैं, थोड़ा सा आंसर अच्छा दिखने लगेगा। इसके लिए देखिए यहाँ पर ये हमने बनाया हुआ है औद्योगिक क्रांति को। फिर इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति एक तकनीकी क्रांति थी, वो कैसे थी हम उसे दिखा देंगे। 2-4 तकनीक का नाम लेंगे, जैसे स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, लोहे का आविष्कार, रेलवे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता देंगे तो ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये तकनीकी क्रांति थी। लेकिन मेन हमारा डिमांड जो क्वेश्चन का है कि सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति थी जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित किया, तो ये कैसे थी। चलिए हम देखते हैं इसको। सामाजिक क्रांति कैसे थी, तो यहाँ पर हम देखेंगे सामाजिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ जैसे मजदूर एवं पूंजीपति। देखिए पहला पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट देखेंगे, समाज में मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ गया। सबसे महत्वपूर्ण ये आपका एक प्रभाव यहाँ पर सामाजिक क्रांति के रूप में दिखाई पड़ा था औद्योगिक क्रांति का। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों में सामाजिक चेतना का उदय हुआ। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिकित्सा क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण खोजों के कारण मृत्यु दर में गिरावट आई। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ तकनीकी क्रांति, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं उसका प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में भी पड़ा। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में यदि महत्वपूर्ण खोज हुए तो उससे मृत्यु दर में गिरावट आई, जो एक सामाजिक क्रांति के रूप में दिखाई देती है। महिला अधिकारों के लिए बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे जन समर्थन होने लगे, तो ये एक सामाजिक क्रांति के रूप में ये हम देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है हम आर्थिक क्रांति। यह आर्थिक क्रांति कैसे थी, तो इसको हम देखेंगे जब। तो उत्पादन में वृद्धि से वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट, उत्पादन में वृद्धि से निर्यात में वृद्धि हुई। निर्यात में वृद्धि होने से और भी हमारे आर्थिक संसाधनों में, रिसोर्सेस में इजाफा हुआ और व्यापार वाणिज्य में इजाफा हुआ। औद्योगिक नगरों के आसपास नवीन नगरों का विकास होने लगा, रोजगार सृजन व्यापक पैमाने पर हुआ। अब शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बनने लगे। तो हम इसको देखेंगे। उपयुक्त सकारात्मक परिणामों के बावजूद औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक आर्थिक विकृतियां भी उत्पन्न की। चलिए ये तो सकारात्मक परिणाम थे, लेकिन यदि हम टिप्पणी कीजिए, वहाँ पर था टिप्पणी में क्या होता है कि हमें यदि कोई चीज़ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी समझ में आ रहे हैं तो हम वहाँ प्रेजेंट कर दें, लेकिन कंक्लूड उसको बेहतर ऑप्टिमिस्टिक वे में करेंगे। तो देखिए कैसे ये विकृतियाँ थी। श्रमिकों मजदूरों का शोषण हुआ। जाहिर से आप भी आज भी ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ती है, जिसके लिए सरकार उनके कल्याण के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। सामाजिक आर्थिक विषमता में तीव्र वृद्धि हुई, वो विषमता आज भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो आप कह सकते हैं रूरल अर्बन जो गैप्स हैं, डिजिटल गैप्स है, पुरुष महिला है, मजदूर पूंजीपति, ये सब सारी विषमताएं जो उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है। जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, बाल श्रम आदि की समस्या उसका परिणाम के रूप में कह सकते हैं। बाजारों की आवश्यकताओं ने सरकारों को उपनिवेश प्राप्ति के लिए प्रेरित किया आदि। लेकिन ये सारी चीज़ें तो थी, लेकिन क्या ये मूर्त रूप में ऐसे ही है? नहीं, हम इसके लिए प्रयास, ये एक विकृति थी। विकृति मतलब उसका एक उसके साथ साथ चलने वाला परिणाम नहीं है। हमने किसी ठोस एक बेहतर मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया, उसके कारण ये पैदा हुआ है। इसलिए इसको हम सही कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो आप निष्कर्ष दीजिए। निष्कर्षतः औद्योगिक क्रांति तकनीकी क्रांति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक
क्रांति भी है, परंतु उसके साथ ही अंतर्निहित समस्याओं के समाधान का प्रयास भी किया जाना अपरिहार्य है। आप चाहे तो कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स, औद्योगिक मतलब ये जो औद्योगिक नीति या फिर बहुत सारी चीज़ें उसको बताते हुए भी कह सकते हैं भारत सरकार इस माध्यम से इससे निपटने के प्रयास कर रही है, जिससे मजदूरों एवं गरीब तबके या फिर समाज में इसके बेहतर परिणाम मिल सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम आगे चल सके इस दिशा में। तो ऐसे ये क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल संकट क्या है, जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। जल संकट ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, ये आज तब भी आया और आज भी आने की इसकी संभावना बनी हुई है। जल संकट जाहिर सी बात है, दुनिया के लगभग देशों में जल संकट एक सबसे बड़े मुद्दे के रूप में उभर रहा है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। इसमें हम इंट्रो देंगे कि किसी क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों की पूर्ति हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट के रूप में देखते हैं या कहते हैं। विश्व संसाधन संस्थान के रिपोर्ट के एक रिपोर्ट आती है, एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस, ये लगभग हर वर्ष आती है, तो ये 2019 का डेटा हम लिए रहे हैं। अनुसार भारत उन 17 देशों में शामिल है जो गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। यहाँ तक कि नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार देश के 21 प्रमुख शहरों में निवासरत लगभग 100 मिलियन लोग जल संकट की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है और ये आने वाले समय में और भी समस्या बढ़ने वाली है। लगभग सभी देशों में ये एक विकराल समस्या के रूप में उभर रही है, तो इससे निपटने के लिए हम सभी को इसमें प्रयास करना होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना बनी हुई है। देखिए, भारत की 12% जनसंख्या पहले से ही डे जीरो की परिस्थितियों से में रह रही है। जल संकट का प्रमुख कारण क्या है, इसको हम फ्रेमिंग के माध्यम से, क्योंकि आप सभी एस्पेक्ट को लिख के नहीं प्रेजेंट कर सकते। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 120, 25, 30 शब्दों में कहाँ पर कर पाएंगे, तो उसको आप फ्रेमिंग के माध्यम से ज़्यादा चीज़ों को, जैसे यहाँ पर देखिए हमने फ्रेमिंग में दिया है, जल का दुरुपयोग, जल संरक्षण के प्रति अजागरूकता, निर्वनीकरण, मानसून की अनियमितता, अनिश्चितता, अवैज्ञानिक कृषि व्यवस्था, और भी बहुत सारे कारण हैं, तो आप उसको फ्रेमिंग के माध्यम से शो कर सकते हैं। अब देखिए, जल संकट के परिणाम क्या हो सकते हैं, आपको ये भी बताना होगा। तो कृषि उत्पादन में कमी से खाद्य असुरक्षा आएगी, जाहिर सी बात है। पेयजल का संकट तो होगा ही होगा, वो तो सबसे मुख्य है, लेकिन कृषि में कमी से खाद्य असुरक्षा आएगी, जल संघर्ष और प्रवासन होगा, जैव विविधता की हानि होगी। विश्व बैंक के अनुसार इससे देशों की जीडीपी प्रभावित होगी, अंतर्राज्यीय अंतर्देशीय नदी जल विवाद और सारे उभरेंगे। बहुत सारी चैलेंजेज इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आगे चलते हैं, जल संसाधन प्रबंधन के क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा था कि लिखने को बहुत कुछ था, लेकिन आपके पास शब्द सीमा कम है, इसलिए फ्रेमिंग के माध्यम से बेहतर तरीके से इसको प्रेजेंट करिए ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो प्रबंधन के क्या उपाय हो सकते हैं, परंपरागत जल संरक्षण प्रणालियों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। जैसे आप जब परंपरागत जल सुरक्षा प्रणालियों की बात करते हैं तो आपको बताना होगा कि हमारे देश में परंपरागत जल सुरक्षा के लिए क्या क्या प्लान रहे हैं, किस किस रीजन में रहे हैं। तो जैसे आहर पाइन बिहार में, जिंग लद्दाख में, जाबो नागालैंड में, बावली ये गुजरात राजस्थान दिल्ली के क्षेत्र में, पोखर जो बुंदेलखंड क्षेत्र में, तालाब प्रणाली लगभग उत्तर प्रदेश, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये परंपरागत जल सुरक्षा प्रणाली है, इसको फिर से रिवाइव किया जाना चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप बता सकते हैं कि अमृत जल सरोवर परियोजना की जो शुरुआत की गई पूरे भारत में, तो कहीं ना कहीं ये परंपरागत जल सुरक्षा प्रणाली को ही रिवाइव किया जा रहा है। कम पानी वाली फसलों के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बहुत अच्छी पहल है ये। फव्वारा सिंचाई, टपक सिंचाई जैसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हर बूंद अधिक फसल, जो सरकार के प्लान है, योजना है, इससे कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है। टपक सिंचाई, फव्वारा, जिसमें कम पानी में अधिक फसलों को लाभ हो सके। आगे हम देखते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जल का संचयन, जाहिर सी बात जो वर्षा होता है उसको हम यदि बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकें तो उसका उपयोग कर पाएंगे। वर्षा जल को सतह पर संग्रहित करने के लिए टैंकों, तालाबों, छोटे छोटे चेक डैम बनाने की व्यवस्था है। जैसे बड़े चेक डैम तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन छोटे छोटे भी बना के हम क्षेत्रीय स्तर पर उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। जल के दुरुपयोग को न्यूनतम किया जाना चाहिए, साथ ही इनके पुनरुपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे पुनरुपयोग को बढ़ावा दीजिए, जरूरी नहीं हम पेयजल में नहीं हो पा रहा है, नहाने धोने के लिए, उसके बाद कृषि के लिए उपयोग हो सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो जल, इस पर फोकस किया जाना चाहिए।
एंड नेक्स्ट है, जल के महत्व को एवं संरक्षण के संदर्भ में जन समुदाय, शिक्षण संस्थानों व सिविल सोसाइटी आदि के द्वारा जागरूकता फैलाना उचित होगा, जो कि इसके लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, बहुत सारे जल आंदोलन भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ रही है, सरकार भी इसके लिए लगी हुई है। और उपर्युक्त संदर्भों के तहत ही भारत सरकार ने अटल भूजल योजना, देखिए यहाँ पर सरकार के आपको कंक्लूड करना है तो आपको सरकार के प्रयास दिखाना होगा। अटल भूजल योजना, जल क्रांति अभियान, नीति आयोग की @75 कार्यनीति और जल प्रबंधन, और हर घर नल जल योजना, और भी बहुत सारे स्कीम्स जो उसको बताते हुए कंक्लूड कर सकते हैं कि आदि को प्रारंभ किया गया है। नदी जोड़ो परियोजना भी इस दिशा में एक बेहतर उपाय हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन के ये डिमांड थे, और डिमांड को कैसे हमने प्रेजेंट किया ये तरीका था। आप लोग भी इस तरीके से आगे गो फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योगों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। ये देखिए बहुत सीधा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे पॉकेट्स हैं उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसी को केवल विस्तार में बता देना है। तो ब्रीफ में इसको देख लेते हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है, परंतु यहाँ कृषि से संबद्ध एवं अन्य उद्योगों का विकास भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश देश में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। देखिए आपने इंट्रो संक्षेप में बेहतर तरीके से दे दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योग एवं प्रमुख औद्योगिक केंद्र, क्योंकि लिखना बहुत सारा है, आप डायरेक्ट हिट करिए, छोटे छोटे बस हेडिंग देके। चीनी उद्योग, तो उसको बता दीजिए, जैसे चीनी उद्योग देश में उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यहाँ चीनी की 109 मिलें हैं। भारत का लगभग 30% चीनी अकेले उत्तर प्रदेश में, मतलब एक डाटा के हिसाब से आप बता दीजिए। फिर उसके कुछ रीजन बता दीजिए कि जैसे गोरखपुर, देवरिया, गाजियाबाद, मेरठ। इसी प्रकार से सूती उद्योग बताना है, सूती उद्योग का देश में क्या स्थान है उत्तर प्रदेश का, और इसकी मिलें लगभग यदि संख्या पता है कुछ मोटी मोटा, और उसका क्षेत्र बता सकें तो वो हो जाएगा, जैसे वाराणसी, अलीगढ़, हरदोई, गाजियाबाद। तो ये एक तरीका है। इसी तरह चमड़ा उद्योग को जाहिर सी बात कानपुर, आगरा, ये मथुरा पूरा रीजन फेमस है इसके लिए, आप इसको बता सकते हैं। सीमेंट उद्योग, ये जो आपका सोनभद्र वाला रीजन है, चुनार, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इधर बनता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए भी नोएडा में ये सारे बहुत सारे, नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक पार्क वगैरह की स्थापना की जा रही है। एल्युमिनियम उद्योग तो आपको पता ही है, सोनभद्र जिले में रेणुकूट नामक स्थान पर हिंडाल्को कारखाना है। कागज उद्योग भी है। तो इसको बताते हुए कंक्लूजन दे सकते हैं कि इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर परंपरागत औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने व पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ही उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक जिले के प्रमुख उद्योग के उत्पादन से लेकर ब्रांडिंग तक की व्यवस्था की जा रही है। और इसके साथ साथ ग्लोबल उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बहुत सारे ऐसे किए जा रहे हैं ताकि निवेश को आकर्षित कर सके और उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश कृषि आधारित उद्योगों के साथ ही अन्य उद्योगों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसे और भी प्रोत्साहित दिए जाने की आवश्यकता है, जो उत्तर प्रदेश के 2027 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होगा। एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। देखिए ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि आपको पता होगा तभी आप लिख पाएंगे। प्रतिरूप क्या होता है, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। आप ग्रामीण अधिवास को बताते हुए डायरेक्ट हिट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ग्रामीण अधिवास को बताना है तो ग्रामीण अधिवास ऐसी बस्तियाँ होती हैं जहाँ सामान्यतः प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न अपेक्षाकृत छोटे जनसंख्या समूह एक साथ निवास करते हैं। वे सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब प्रतिरूप को बताना है तो या आप डायरेक्ट हेडिंग दीजिए या 2 लाइन लिख दीजिए। फिर देखिए प्रतिरूप क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर रैखिक प्रतिरूप है। रैखिक प्रतिरूप को आप बता सकते हैं सड़क, रेल लाइन, नदियों आदि के किनारे किनारे जो डेवलपमेंट होते हैं सेटलमेंट बस्तियों के, उसे रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। और इसको फ्रेमिंग कर सकते हैं। फ्रेमिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है उसमें, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में आपको दिखता है सीधे सीधे, तो एग्जामिनर को बहुत पढ़ना नहीं होता। वृत्ताकार प्रतिरूप, वृत्ताकार में आपको पता है तालाब वगैरह कहीं है, उसके किनारे किनारे चारों तरफ यदि मंदिर है, बन गया, घर और बन गए तो वृत्ताकार प्रतिरूप हो जाएगा। और आयताकार प्रतिरूप, जहाँ पर रोड्स एक दूसरे को काट रहे हैं या फिर ऐसी नदियाँ इस तरीके से काट रही हैं पैटर्न में, तो वहाँ पर आयताकार प्रतिरूप बन जाएगा। त्रिभुजाकार, जब 2 सड़कें या नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उनके बीच खाली स्थान में बस्तियों का विकास हो जाता है, तो त्रिभुजाकार प्रतिरूप बनता है। तो मोटा मोटी 4-5 बताते हुए, फिगर देते हुए आप उसको समझा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य से था। तो आप वैदिक साहित्य पहले बताएंगे कि वैदिक साहित्य क्या है। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल भंडार से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्य
उपनिषद शामिल हैं। वैदिक साहित्य के द्वारा तात्कालिक समाज की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के साथ ही भौगोलिक विशेषताओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, वैदिक साहित्य में वर्णित भौगोलिक विशेषताएं किस प्रकार हमें दिखाई देती हैं, हम उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, वैदिक साहित्य से सप्त सैंधव क्षेत्र का पता चलता है, जो आधुनिक भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तक फैला हुआ है। विदेद माधव की कथा से आर्यों के भौगोलिक विस्थापन का पता चलता है, अर्थात ऋग्वैदिक लोगों का विस्थापन सप्त सैंधव प्रदेश से मध्य गंगा घाटी की तरफ हुआ था। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार सरस्वती और सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, जिससे उनके मूल भौगोलिक निवास का पता चलता है। गंगा का केवल एक बार तथा यमुना का केवल 2 या 3 बार उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि वे अभी इस क्षेत्र से अधिक परिचित नहीं थे गंगा से। और यहाँ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में रेवा, नर्मदा तथा सदानीरा, गंडक का उल्लेख यह दर्शाता है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों का विस्थापन दक्षिण के विंध्य पर्वत श्रेणी तक तथा पूर्व में बिहार तक हो चुका था। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, तो ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोम रस की चर्चा मिलती है, जो सोम वनस्पति से बनता है, और सोम वनस्पति हिमालय के मुजवंत चोटी पर मिलती है, अर्थात इन्हें भौगोलिक वनस्पतियों का भी ज्ञान था। साथ ही वैदिक साहित्य में केवल एक बार समुद्र का उल्लेख मिलता है, जो बताता है कि अभी समुद्र से अधिक परिचित नहीं थे वे। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों से पता चलता है कि वे